बूंदें धीमे धीमे जमीन पर गिरने लगी थीं। खेतों में खड़ी फसलें जैसे बारिश का स्वागत कर रही थीं। गांव के बच्चे छतों पर नाच रहे थे और औरतें बरामदों में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां ले रही थीं। पर उसी समय गांव के उत्तर पश्चिम में एक मकान था, प्रेत विला। कहते हैं जब भी इस गांव में पहली बारिश होती है, उस मकान से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वर्षों से गांव वालों ने इसे नजरअंदाज किया है, लेकिन आज कुछ अलग था। आवाज बहुत तेज थी, बहुत साफ, और पहली बार किसी ने उसे सुना करीब से। जीवन हमारे गांव का एक जवान लड़का जो अभी दूसरे गांव से लौटा था, इन किस्सों को मजाक समझता था। अरे भूत कुछ नहीं होता, वह हंसते हुए कहता। उसकी दादी हमेशा कहती, जीवन मत हंस बेटा। इस मकान ने कईयों को निगल लिया है, पर जीवन हमारे बातों को मजाक मानता था। उसी रात बारिश तेज हो चुकी थी। मैं अपने घर पर था, बिजली की चमक के साथ एक चीख की गूंज सुनाई दी। पूरा गांव जैसे जमसा गया। लेकिन जीवन ने फैसला किया, वह उस मकान में जाएगा और सच सामने लाएगा। छाता लेकर जीवन कीचड़ से भरे रास्तों पर चल पड़ा। बारिश अब धार बन चुकी थी। गांव का कुत्ता शेरू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे उसे कुछ अनहोनी का आभास हो। चल शेरू, आज सच्चाई पता चलेगी, जीवन बोला। जब वे मकान के पास पहुंचे तो उसकी दीवारें हरी काई से ढकी थीं। लकड़ी का पुराना दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। जीवन ने उसे धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। मकान के अंदर अंधेरा था। पुरानी दीवारों पर जाले और एक अजीब सी बदबू, जैसे मौत की हो। जीवन ने अपनी टॉर्च निकाली। शेरू फुफकारने लगा। एकदम कोने से एक परछाई गुजरी। कौन है वहां? जीवन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, लेकिन हवा में अब एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीले बालों की, सड़ी लकड़ी की। और अचानक ही धप्पा, ऊपर से कुछ गिरा। जीवन डरते हुए एक कमरे गया। शेरू पीछे हट गया, पर जीवन ठिठका नहीं। कमरा था आधा खुला हुआ। अंदर जाने पर वह थम गया। कमरे में एक दीवार पर एक औरत की बड़ी सी तस्वीर थी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल और चेहरा पीला पड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे वह अभी बोल उठेगी। नीचे जमीन पर एक डायरी पड़ी थी। जीवन ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, कविता की आखिरी रात। उसने पढ़ना शुरू किया। 9 जुलाई। बारिश हो रही है। वे मुझे यहां बंद कर चुके हैं। मुझे डर नहीं, मुझे सिर्फ अपने बेटे की याद आ रही है। मेरी आत्मा शायद अब कभी शांति नहीं पाएगी। जीवन चौंक गया। उसे याद आया, दादी ने कभी कहा था, कविता नाम की औरत थी,
जो इस मकान में अपने बच्चे के साथ रहती थी। गांव वालों ने उस पर डायन होने का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। उसके बाद से ही हर पहली बारिश में उसकी आत्मा रोती है। अचानक टॉर्च बंद हो गई। बिजली की एक तेज चमक हुई और मकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जीवन भागा। सीढ़ियां लांघते हुए नीचे आया, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू भी जलेगा। जीवन का खून सूख गया। वह मुड़ा। सामने खड़ी थी वह औरत कविता। उसकी आंखें जलती लाल अंगारों जैसी, बाल पानी से चिपके हुए और चेहरा झुलसा हुआ, जैसे सचमुच कभी जलाया गया हो। जीवन की सांस रुक गई। शरीर पसीने से भीग चुका था, जबकि मौसम ठंडा था। तू कौन है? जीवन ने कांपते स्वर में पूछा। तू ही तो आया है मेरी मौत की कहानी जानने। अब जान ले, अब भाग नहीं सकता। उसकी आवाज गूंजी। शेरू ने भौंकते हुए दरवाजे पर पंजा मारा, लेकिन दरवाजा बंद था। कविता हवा में उठ गई और उसकी लंबी सूखी उंगलियां जीवन की तरफ बढ़ने लगीं। जीवन को अचानक डायरी की याद आई, जो अब भी उसके हाथ में थी। उसने जल्दी से पन्ने पलटे। अगर कोई मेरा सच जानना चाहता है, तो वह मेरी मृत्यु की रात को दोबारा जीना होगा। उस रात का हर पल इस हवेली में अब भी जीवित है, और जब तक कोई मेरा बच्चा नहीं ढूंढ लाता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जीवन को एहसास हुआ, यह आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे बेटे को ढूंढूंगा, जीवन ने हिम्मत करके कहा। उस क्षण आत्मा की आंखों में आंसू आ गए, जलते लाल आंसू। वह हवा में गायब हो गई। जीवन पूरी रात के डर और उलझन को समेटे सुबह तक वापस घर पहुंचा। बारिश अब भी हल्की थी। दादी उसे देखकर चौंक गई। तू बच कैसे गया? जीवन ने सारी बात बताई। डायरी दिखाई। दादी की आंखें भर आईं। कविता निर्दोष थी बेटा। उसे गांव वालों ने अंधविश्वास में फंसाकर मारा। उसका बच्चा, कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। शायद भाग गया था। अगर उसका बेटा मिल जाए तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। हाँ बेटा। जीवन ने अगले कुछ दिनों तक गांव की पुरानी रजिस्टर बुक्स, पटवारी की डायरी और मंदिर की अलमारी में रखे कागजात चेक कर डाले। तब उसे एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें मकान के पीछे एक गुप्त तहखाने का जिक्र था। नक्शे में लिखा था, नरक द्वार, जहां अंतिम सांसें बाकी हैं। जीवन समझ गया, अगला कदम है तहखाने में उतरना। अगली रात वह फिर गया। इस बार एक कैमरा, टॉर्च, पूजा का सामान और मैं उसके साथ गया।
हम दोनों रात के 1 बजे हवेली पहुंचे। मैंने कहा, भाई तू पागल है, यहाँ कोई आत्मा नहीं है, ये सब दादी नानी की बातें हैं। असल मुझे भी गांव वालों की बातें झूठी लगती थी। जीवन बोला, अगर डर नहीं है तो अंदर चल। दरवाजा फिर अपने आप खुला, लेकिन अंदर अब पहले से ज्यादा ठंडक थी, जैसे हवेली सांस ले रही हो। नक्शे के अनुसार जीवन ने दीवार पर एक खुफिया ईंट दबाई। एक गुप्त द्वार खुला और नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दी। हम दोनों ने टॉर्च जलाकर नीचे कदम रखा। सीढ़ियां सीलन भरी और फिसलनदार थीं। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, सामने एक छोटा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पालना रखा था और उस पर पड़ा था एक टूटा हुआ बच्चा झूला, जिस पर लिखा था, मेरा राजा बेटा। जीवन ने उसे हाथ लगाया, तभी दीवार पर लगी ईंटें हिलने लगीं। अंदर से एक और कमरा खुला। वह कमरा अंधकार से भरा था। अंदर एक कोने में कोई छोटा सा आकृति बैठा था, एक बच्चा। तुम कौन हो? जीवन ने पूछा। बच्चे ने सिर उठाया। चेहरा अधजला था, आंखों में सूनापन। मैं मां को ढूंढ रहा हूं। उसने कहा, तुम सावित्री के बेटे हो? जीवन ने पूछा। बच्चा रोने लगा। मुझे उन्होंने यहाँ बंद कर दिया था और मां को जला दिया। तभी अचानक एक सफेद रोशनी कमरे में भर गई। कविता की आत्मा प्रकट हुई। राजा बेटा, कविता चिल्लाई। बच्चा दौड़कर उसकी ओर गया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। मां बेटे की आत्मा रोशनी में गायब होने लगी। अब हमें शांति मिली। कविता की अंतिम फुसफुसाहट थी। मकान की दीवारें हिलने लगीं। जैसे वर्षों का भार उतर गया हो। दीवारों पर जमी जले गिरने लगी और एक सुकून भरी ठंडी हवा चारों ओर फैल गई। अगले दिन गांव में चमत्कार हो गया। हवेली के सामने लगे सूखे पीपल पर पहली बार फूल खिले। जीवन और मुझको कोई डर नहीं था। अब कविता की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, पर जीवन जानता था, हवेली अब भी राजों से भरी है।